नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है एक स्त्री की। कहानी को शुरू करते हैं। सचमुच पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। ये वही पवन था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो शादी से इनकार सकती थी, पर मेरे अंतर्मन को गवारा ना था। एंगेजमेंट के 1 महीने बाद पवन का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भाभी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या मैं पवन से स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। अब नीति को क्या कहे। पैर कटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसला लेने की छूट दे रखी थी। दुविधा में तो भी जिससे मेरी शादी होनी थी, कल तक तो वह ठीक था। आज उसमें ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा। कल मुझ में भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाए और पवन मुझे छोड़ दे, तब। मैं दुविधा से उभरी और मन को पक्का कर पवन से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के लिए कुछ साल आराम से कटे। पवन ने कृत्रिम पैर लगवा लिया था। इस तरह वह भी कहीं अनजाने जाने में समर्थ हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो पवन के मन से हीन भावना निकल जाएगी कि वह अक्षम है। 5 साल गुजर गए। काफ़ी इलाज के बाद भी मैं मां ना बन सकी तो मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही पवन ने कह दिया उसे बाप न बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उस पीड़ा का एहसास किया जो बातों बात में अक्सर उभर कर सामने आ जाती। एक दिन मुझसे रहा ना गया, कह बैठी, अगर इतराज ना हो तो मैं एक सलाह दूं क्या हम बच्चे को गोद ले लें। यह सुनकर पवन उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद संभव हो, मैंने दबी जुबान में कहा। बिना कोई जवाब दिए पवन वहां से चला गया। मेरा मन तिक्त हो गया। ये भी कोई तरीका है अपना नजरिया रखने का। पवन की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक हल निकालने की जगह वह दक्यानुसी व्यवस्था से चिपक रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि पवन ने पहली वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात टीवी देखता या फिर देर से घर लौटता। मैं पूछती तो यही कहता, अकेला घर खाटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? कहाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? पवन टाल देता। मेरी त्योरें चढ़ जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात तक घर आते हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी न दे सकी। सुनकर मैं रोयासी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनने के लिए ब्याह कर लाई जाती है। क्या वह सिर्फ जरूरत की वस्तु होती है? जरूरतों की कसौटी पर खरी उतरती तो ठीक है, नहीं तो फेर लिया मुंह पर हाल। अपने आंसू पर मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरी को ना जाहिर होने दूं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है ये जानने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो अब समझा। पवन के चेहरे पर व्यंग्य के भाव तिराए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी ना रख ली हो? रख सकते हैं आप, ये कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछताछ करती हो? सोच लो कि मैंने रख ली। भले ही ये कथन झूठा हो तो भी इससे पवन की मंशा समझ में तो आ ही गई। वे चला गया, पर एक ऐसा दंश देकर गया जिसकी पीड़ा का शूल मेरे अंतर को देश तक भेदता रहा। अकेले में चुपकने लगी। कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है? 5 साल जिसके साथ दुख सुख साझा किया, वह एक कैसे निर्मोही हो सकता है? लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस सवाल का जवाब ना ढूंढ सकी। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। आज पवन के एक दूर के रिश्ते की मामे की लड़की सीमा आने वाली थी। बिन बाप की लड़की थी, उसे बीएड करना था। इस लिहाज से तो वह 1 साल रहेगी। हालांकि पवन के माँ बाप ना कबू से कोड़ कर रहे थे। दीदी बिन बाप की बेटी है, तुम लोग चाहोगे तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर मामी आंसी हो गई। मेरी सास ने उन्हें डांडस बंधाया। मेरी सास पवन की तरफ मुखाबिब हुई। पवन, तुम सीमा को उसका स्कूल दिखा दो। बेटा, यहाँ जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा। मामी जी मुंह बनाकर बोली, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ आया करूँगा। पवन ने एक नज़र सीमा पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोचकर आई थी कि यह सीमा को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। मामी जी भावुक हो उठी। वे आगे बोली, सीमा के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन?
रिश्तेदारों ने सहारा ना दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वे सुबकने लगी। सीमा ने उन्हें डांटा। हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती है। क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भागदौड़ ना करनी होती। आप कोई गैर थोड़े ही हो। जी, हम सब सीमा का वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका घर पर रखती हैं। मेरी सास ने तसल्ली दी। वे आंसू पोंछने लगी। 2 दिन रहकर मामी जी बरेली चले गए। पवन ने सीमा को उसका कॉलेज दिखलाया और दाखिला करवा दिया। उसकी जरूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपए पवन ने खर्च किए होंगे। मुझे कोई इतराज ना था, मगर इस बहाने वह सीमा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसके खाने पीने से लेकर छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल का स्टार्ट किया रहता। पत्नी से ज्यादा गैर को तवज्जो देना मेरे लिए असहनीय था। मेरी सास भी उसी की होकर रह गई थी। ना जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैं बोल पड़ी। सीमा क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखने लगी है? तुम्हारे लिए तुम अच्छी तरह जानते हो कि वह बिन बाप की बेटी है। पवन बोला, तो क्या बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंग्य किया। तमीज से बात करो। वह उखड़ गया। चिल्लाओ मत। मैंने भी अपना स्वर ऊंचा कर लिया। वह संभल गया। आहिस्ता बोला, अब हाय, रास्ते पर यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। क्या किया है मैंने? अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर सीमा को बरगलाओ। मुझे नहीं, मैं पुरुषों की नस नस से वाकिफ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से शहद लाने के लिए कह रही हूँ। लाई? मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ सीमा की जरूरतों के अलावा कुछ याद नहीं रहता है तुमको। बार बार उसका नाम मत लो, वरना। पवन ने दांत पीसे। बात बढ़ती देखकर वह कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुषों की यही पहचान होती है। वे मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। पवन अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है, मेरी सास बोली। 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। ना जाने क्या सोचकर मेरे कमरे में आई। बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सलूक करो। आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? कुछ भी तो नहीं छिपा है। आपसे सीमा को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है। वही मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। ये तुम्हारा वहम है। हकीकत है माँ जी। हकीकत ही सही, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सीमा को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर और लाज से मजबूत होती है। तो क्या ये संभावना सीमा में देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। बेशर्म तो आप हैं जो अपने बेटे को शहद दे रही हैं। मैं भी कुछ छिपाने के मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो। रहूंगी तो मैं यही। देखती हूँ मुझे कोई मेरे हक से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता के चलते मेरी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी, एक मैं थी जो ये जानते हुए भी कि पवन विकलांग है, उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वही पवन मेरे बाचपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा। इतनी जल्दी बदल सकता है? पवन ये वही पवन है जिसने सुरागरात वाले दिन मेरे माथे को चूमकर कहा था कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसी विशाल हृदय वाली जीवन संगनी मिली। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज पवन इतना गिर गया है कि उसे रिश्तों की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। माना कि दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है सीमा, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप को अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है कि सब जानते हुए भी अनजान बनी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार सोचा अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत ना पड़ी। पापा तनावग्रस्त होंगे,
पर भाभी की नज़रों से मेरी पीड़ा छिप न सकी। वह एकांत पाकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैंने टालमटोल किया, आखिर कब तक? मेरी हकीकत मेरे आंसू ने बेपर्दा कर दी। रात भैया से उन्होंने खुलासा किया। वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वे मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने पवन का जिक्र छेड़ा, तो अब उसके पास नहीं जाएगी। फ़ोन लगा, मैं उस बेहुदे से अभी बात करता हूँ। मैंने किसी तरह उन्हें मनाया। 1 महीना रहकर मैं जब वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी चिंता की कोई बात नहीं है, ये आपका घर है, आप जब चाहे आ सकती हो। आपके इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूँ नहीं दिया गया। मैं खुद नहीं खाऊंगी, पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, ये मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच चली आएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। बड़े खंड से मैं बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सीमा की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या पवन ने सीमा से शादी कर ली? सोचकर मैं सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा पवन लेटा हुआ था। उसे झकझोरकर उठाया और कमरा बिखरा पड़ा था। पवन के कपड़े पूरे नहीं पहने थे। ये मैं क्या देख रही हूँ? सीमा की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो पवन ने नजरें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा ना डाल सका। बेशर्मों की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वह सच है। सीमा से तुमने शादी कर ली। हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में लो, पर ये अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने मुनासिब नहीं समझा। क्या तुम देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर पवन खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। कहकर जैसे ही पवन ने मेरे करीब आ मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। मुझने रोते बना रहा था, न हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है, लिहाजा मैं परिस्थिति में समझौता करना मुनासिब समझा। फिर भी पवन को औकात बताने से ना चुकी। पवन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बांझ शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता, फिर उस स्त्री के लिए तो और ज़्यादा, जो इस कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने सीमा से शादी की। दुख इस बात का है कि तुमने मेरे पेट में छुरा घोंगा, मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। पवन, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? पवन ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि मैंने जैसे कोई व्यर्थ का सवाल उठा दिया। जिसका चरित्र दोगला हो वह भला ये सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, ये समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। मेरा भैया मेरे ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है पवन? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी नौकरी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसर से शिकायत करूंगा। दद्दर की ठोकर ना खिलवाई तो मेरा नाम नहीं। पवन चुपके से निकलकर बाहर चला गया। मेरी सास आई, भड़ास निकाल ली। अब मेरी भी सुनिए। सीमा बिन बाप की बेटी थी। पवन ने सिर्फ सहारा दिया है। वह बोली, अपने बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग्य किया। मीना को क्या किसने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले,
उसकी मर्जी पर ना मैं चाहूँगी ना ही पवन कि वह इस घर से जाए। उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया मेरी तरफ मुखाबिब हुए। मीना, तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी न रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी भी अहता को मायके में स्वीकार नहीं करता। मैं कहते कहते भावुक हो गई। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, मगर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंख भर आई। रूढ़िवादी समाज से क्या लड़ना आसान है। गोत्र के नाम पर पति पत्नी का भाई बहन बता दिया जाता है। ऐसे जड़ समाज से परिवर्तन की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। भैया की चरण धूले लेते समय मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहो तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। भैया के जाने के 2 घंटे बाद पवन आया। आते ही हेकड़ी दिखाने लगा। मैंने भी जता दिया कि वे अपनी औकात में रहे। पवन ने मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यही रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि उससे फ़ायदा क्या होगा। बहुत हुआ, उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने मुझे इतने रुपए दे जाता था कि मेरा खर्च आसानी से चल जाता। सीमा पर दया आती सो अलग। उसे मेरी सास और पवन ने बरगलाया। बहरहाल जो हुआ उसे मैंने नीति का चक्कर मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। पवन से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा। सुनीता के मोहपाश में बंद से पवन को मेरी कोई फिक्र ना थी, ना ही मुझे इस ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक रखना था। एक दिन उसने बड़े भरे मन से खुलासा किया, मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस स्वर में उसने कहा, मुझे उससे सहानुभूति होगी। जो भी हो, वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग्यवान से उसका हृदय छलनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को खरीदना नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नीति ने जो कुछ दिया वह मिला। मैं बिन वजह किसी को क्यों कोसूं? फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? सीमा के खून में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। पवन से ज़्यादा दुख सीमा के लिए हुआ। उस बेचारे का जीवन खराब हुआ। पवन ने 2 जिंदगियां बर्बाद की। काश वह मेरी बात मानकर किसी नात बच्चे को गोद ले लेता, तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। शर्नाक्ष चुप्पी के बाद पवन आगे बोला, मीना, किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए बच्चा ही क्या? मैं संचय में पड़ गई। पवन आखिर क्या ना क्या चाहता है? पवन के दोहरे चरित्र से तो मैं वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए सजग थी। मैंने ज़्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार उसे ही कहना पड़ा, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चला गया। जी में आया कि अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। मेरा अनुमान सही निकला। पवन का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मैंने उसे सवाल किया, इस हमदर्दी की वजह? हमदर्दी नहीं, हक। ये पवन की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मूल स्वभाव में यही तो फर्क होता है। तभी तो सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ औरतों से करवाए जाते रहे। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुषों को खुला सांड बना दिया, वहीं औरतों की ममता को बंधनों में बांधकर उन्हें पंगु कर दिया। पर मैं भावुकता में नहीं बही। जब सीमा को ले आए तब हक का ख्याल नहीं आया। मैं भटक गया था। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब गलती सुधारना चाहती हूँ। वह चुप रहा। मैं उसके चेहरे के पल पर बदलते भावों को बेखूबी पढ़ रही थी। व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा मुझे सब कुछ जानना उचित लगा। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब तकनीक से माँ बन जाओ। मुझे हंसी सूझी, साथ में रंज भी हुआ। वह हतप्रभ मुझे देखने लगा। तीसरी शादी कर लो,
मेरी राय में यही ठीक रहेगा। मीना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। माफ़ कर दिया तो क्या तुम? उसका चेहरा खिल गया। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली तो मेरे कदमों से चलकर फाटक की तरफ बढ़ा। मुझसे रहा ना गया, अपने मन की बात कह दी। पवन, सौतन लाकर तुमने पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही बिस्तर पर पड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके ये भी बताना कि मीना ने ठीक किया या नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।